हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपने रिटेल मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने रिटेलिंग का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, नेचर क्या है, इन सब पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ रिटेलिंग की। रिटेलिंग हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप। आज के समय में इंडिया में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू मैनी पीपल। अगर हम रिटेलिंग की बात करें तो ये दो तरह से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। फर्स्टली थ्रू एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़, मीन अगर लोग चाहें तो रिटेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, रिटेलर बन सकते हैं। एंड सेकेंडली इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू सो मैनी पीपल हु कैन नॉट ओन रिटेल स्टोर्स। जो लोग अपने स्टोर्स नहीं खोल सकते उनको एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी मिल सकती है। तो दो तरह से रिटेलिंग ने कवर अप किया। एंड जैसे जैसे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है और रिटेलर्स का रूरल एरियाज़ में रीच इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा रिटेलिंग का स्कोप भी बहुत बढ़ गया है। तो स्कोप ऑफ रिटेलिंग को हम दो व्यू पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, एक रिटेलर के पर्सपेक्टिव से एंड एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव से। अगर हम रिटेलर के पर्सपेक्टिव से बात करना चाहें तो रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज रिटेलिंग में इट कैन इंक्लूड एनीथिंग। आई मीन रिटेलर जो भी चीज़ें बेचना चाहता है या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, क्योंकि रिटेलिंग में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है, तो रिटेलर जिन भी चीज़ में, जिन भी गुड्स में या सर्विसेज में डील करना चाहता है वो ऐसा कर सकता है। अगर हम गुड्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल मोबाइल्स आ जाते हैं, आपके कंप्यूटर्स में डील किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, ज्वेलरी, बुक्स, पेंटिंग्स, मेडिसिन, स्टेशनरी, वॉचेस। और इसी तरह अगर सर्विसेज में डील करना चाहें तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हो सकती हैं, केटरिंग सर्विसेज हो सकती हैं, हॉस्पिटैलिटी हो सकता है, हॉस्पिटल्स हो सकता है, किसी भी तरह की सर्विस में वो डील कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी बिजनेसेस हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के केसेस में रिटेलर को कुछ खास लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, एंड वंस ही गेट्स द लाइसेंस ही कैन स्टार्ट हिज रिटेल बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप केमिस्ट शॉप की बात करें तो उसमें लाइसेंस होना ज़रूरी है, ओनली देन यू कैन हैव योर मेडिसिन बिजनेस। अब बात करते हैं एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव से। तो रिटेलिंग ने एम्प्लॉयमेंट की ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं। पहले रिटेलिंग स्मॉल स्केल के ऊपर की जाती थी और हमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती थी, और एम्प्लॉयज़ को हम सेल्समैन की तरह, क्लीनर्स की तरह, कैशियर्स की तरह अपॉइंट कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे रिटेलिंग का स्कोप ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज़ हुआ है और बहुत ग्रोथ हुई है रिटेलिंग इंडस्ट्री की, उसके साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आ गए इंडस्ट्री में। अभी रिटेलर्स बिगर लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं एंड फॉर एवरी सिंगल एक्टिविटी दे हैव सेपरेट डिपार्टमेंट्स, जैसे फाइनेंस के लिए अलग, मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। सो दे हैव सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। तो हम वन बाय वन इन डिपार्टमेंट्स का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसमें हमारा परचेज डिपार्टमेंट। The purchase department is responsible for making all the purchases for the business. यही सिलेक्ट करेंगे कौन से प्रोडक्ट में डील करना है, कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, किस वेंडर से बाय करना है, मटेरियल को हमें परचेज करना है। और इस डिपार्टमेंट में जो भी लोग काम करना चाहते हैं दे शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एज वेल एज वेंडर्स। एंड इस डिपार्टमेंट में काम करने में बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है। लॉट ऑफ पेपर वर्क इज़ देयर, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस आर रिक्वायर्ड, ट्रैवलिंग इज़ देयर। तो इसमें काम करने वाले लोगों में क्विकर डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपने सेकंड डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट की। तो एज फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करेंगे उनमें मेनली क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे फाइनेंस में, एज मेकिंग एंड कंपाइलिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, वेरियस डिपार्टमेंट्स को फाइनेंस एलोकेट करना, फाइनेंस को मैनेज करना, अरेंजमेंट करना फाइनेंस का, कैश फ्लो को कंट्रोल करना, बैंकिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को
मैनेज करना, फिर क्रेडिट एलोकेशन को डिसाइड करना, और कभी कभी हमें रिटेल ऑडिट भी कराना पड़ सकता है, तो वो काम भी फाइनेंस डिपार्टमेंट कराएगा. Then is marketing and sales. The marketing department includes various activities such as sales promotion, advertising, public relations. तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. इसके अलावा हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च करता है टाइम टू टाइम, ताकि उसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बारे में पता लग पाए. प्रोडक्ट का नॉलेज उसे प्रॉपर्ली होना बड़ा ज़रूरी है. तो प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे, ताकि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही एक्ट कर पाएँ. नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इसमें स्टोर्स डिपार्टमेंट आ जाता है. जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द गुड्स. और जो स्टोर मैनेजर है, ही विल हैव टू इंश्योर कि जो हमारी इन्वेंट्री है वो सभी उसके इन्वेंट्री के लेवल्स प्रॉपरली मेंटेन्ड है एंड देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ गुड्स. जहाँ एक तरफ शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री भी नहीं होनी चाहिए. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होगी तो टियर एंड वियर की वजह से ऑब्सोलीट हो सकता है माल, और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. हमें ज़्यादा स्टोरेज कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है. तो ना तो मटेरियल कम होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए. इसके अलावा जो हमारे इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हैं, दे शुड बी केप्ट अप टू डेट so that we can know कि how much material is lying in the stores. अगर नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात की जाए तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स. तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इंडक्शन एट्सेट्रा. इस डिपार्टमेंट के ये सब फंक्शंस रहेंगे. एंड इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के लोगों को एम्प्लॉय करने की रिक्वायरमेंट है. एंड दे हैव टू मेक एफर्ट्स कि हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा ना हो. बाय एम्प्लॉय टर्नओवर वी मीन जब आपके एम्प्लॉयज़ आपकी कंसर्न को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं. ऐसा करने से आपको बार बार नए लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा और उनके ऊपर ट्रेनिंग का खर्चा करना होगा. तो वी शुड ट्राई कि हमारे एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ना छोड़ के जाएं. अगली बात की जाए तो टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग की बात आती है. रिटेल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ इन मैच्योर स्टेज and it is a confident user of information technology. आज इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटा वेयरहाउसिंग, डाटा माइनिंग, RFID, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है. और इस टॉपिक से नेक्स्ट हम इन्हीं टेक्निक्स को डिटेल्स में भी डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वहाँ अच्छे से समझ पाएंगे इन डिटेल्स में. नेक्स्ट कम सप्लाई चेन मैनेजमेंट. Supply chain management means managing the supply of materials, services and information along the supply chain. जितनी भी supply chain में अलग अलग different parties involved हैं, उनमें flow of information, flow of goods, flow of money बहुत easily हो पाए. And इस सबको properly manage करना, efficiently manage करना बहुत important है. Only then you can ensure profitability of the business. और जो supply chain है that can be managed by using information systems. अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग का पॉइंट आया था हमारे लास्ट टॉपिक में. तो उस टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग में एक एक करके हम टेक्निक्स की बात करते हैं. फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज. If we talk about electronic data interchange, it is computer to computer exchange of standard business documents. जितने भी आपके स्टैंडर्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपने उनको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र करना है, शेयरिंग करनी है, तो इसमें इस टेक्निक का यूज़ किया जाएगा. इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? परचेज ऑर्डर्स हो सकते हैं, इनवॉइसेस हो सकते हैं, वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स हो सकते हैं, आपके शिपिंग नोटिसेस हो सकते हैं. तो आपने डॉक्यूमेंट्स को या डाटा को ट्रांसमिट करना है, तो ये आपके एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा में फैसिलिटेट करेगा. इसमें जो बेसिकली इसके कंपोनेंट्स रहेंगे वो मॉडेम एंड वैन रहेंगे. वैन एक ऐसा नेटवर्क है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर नेटवर्क को हमारे जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं उसके साथ कनेक्ट करेगा. इस टेक्निक को यूज़ करने के जो मेन बेनिफिट्स हैं, कॉस्ट सेविंग, स्पीड, एक्यूरेसी एंड बिजनेस एफिशिएंसी.
नेक्स्ट टेक्निक की बात की जाए तो दैट कम्स डेटाबेस मैनेजमेंट, DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से इंस्ट्रक्शंस रिसीव करता है और हमारे सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करेगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। चेंजेस किस में? डाटा में रिक्वायर्ड हैं। बहुत सारी कमांड्स यूज़ की जाती हैं, बहुत सारी कमांड्स यूज़ की जाएंगी टू लोड, रिट्रीव और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डाटा फ्रॉम द सिस्टम। तो ये भी टेक्निक यूज़ की जाती है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट टेक्निक्स की बात की जाए तो हम डाटा माइनिंग की बात करने जा रहे हैं। इट इज़ अ प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट यूजेबल डाटा फ्रॉम अ लार्जर सेट ऑफ एनी रॉ डाटा। आपके पास बहुत सारा रॉ डाटा अवेलेबल है और आप उसमें से अपनी काम की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, उसको सेग्रीगेट करना चाहते हैं, तो आप उसमें से वो काम की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है रेवेन्यू इंक्रीज़ करने में, कॉस्ट कटिंग में, कस्टमर रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने में या रिस्क रिडक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारी टेक्निक आ जाती है ई टेलिंग। ई टेलिंग मीन्स इंटरनेट के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना। इसमें हम B2B एंड B2C, आई मीन बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर, दोनों तरह की सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। अगर हम ई टेलिंग की टेक्निक को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिक्वायर्ड है जो बहुत प्रॉम्प्टली काम करे और एफिशिएंटली काम करे, क्योंकि हमारे कस्टमर्स ज़्यादा लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए वेट नहीं करेंगे। और अमेज़ॉन का एग्जाम्पल इसके लिए लिया जा सकता है, जो इस स्कीम को, जो इस टेक्निक को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। देन कम्स डाटा वेयर हाउसिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। आपने बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से डाटा इकट्ठा किया, उसको इंटीग्रेट किया ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके, और डाटा कंसोलिडेशन का काम किया। इस इंफॉर्मेशन को आप एक वेयर हाउस की तरह से आप अपने पास एक किसी भी सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं और फिर इसे कस्टमर एनालिसिस के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस एनालिसिस के लिए और अपनी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज को ट्यून करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट टेक्निक इज रेडियो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, RFID। इस सिस्टम में आप टैग्स यूज़ करते हैं और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक टैग्स अटैच टू ऑब्जेक्ट्स। आप फाइंड आउट करना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ हैं, या अगर वो कहीं ट्रांसपोर्टेशन में हैं तो उनको आप ट्रैक करना चाहते हैं। आपके ऑब्जेक्ट्स के साथ, आपके प्रोडक्ट्स के साथ कुछ टैग्स टंगे रहेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनिकली सेव्ड इंफॉर्मेशन होगी, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें स्मॉल टैग्स या चिप्स को यूज़ किया जाता है और जो हमारे रिमोट स्कैनर्स हैं उनको सिग्नल्स पहुंच जाएंगे कि आपके प्रोडक्ट्स कहाँ हैं। इससे आप शॉपलिफ्टिंग से भी बचा जा सकता है। जो भी हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ आ जाते हैं रिटेल स्टोर्स में, उनको मीट करने के लिए, उनको सिक्योरिटी इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिटेलिंग। रिटेलिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले स्टोर की लोकेशन आ जाती है। जो स्टोर लोकेशन है उसका बहुत इन्फ्लुएंस है हमारे बिजनेस के सक्सेस के ऊपर। अगर आपका रिटेल स्टोर एक कन्वीनियंट, इजी टू अप्रोच और बिजी मार्केट एरिया में होगा तो उसमें चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाते हैं। इन कंपैरिजन अगर आइसोलेटेड प्लेस पे है तो कस्टमर्स के लिए अप्रोच करना मुश्किल होगा, तो हम अपना सक्सेसफुली बिजनेस नहीं चला पाएंगे। एंड मोर ओवर लोकेशन को चूज़ करना एक ऐसा डिसीजन है जो परमानेंट नेचर का है एंड इरिवर्सिबल डिसीजन है, बार बार बदला इसे नहीं जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो जब आप लोकेशन का सिलेक्शन करें तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। देन स्टोर एम्बियंस, आपका स्टोर की एम्बियंस किस तरह की है। एम्बियंस मीन एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस। आपकी जो स्टोर की एम्बियंस होगी, जो उसकी लुकआउट होगी, वो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी, उन्हें कंफर्टेबल फील कराएगी। एंड जनरली जितने भी चेन स्टोर्स काम करते हैं उनकी सेम
एम्बियंस होगी, चाहे वो अलग अलग सिटीज़ में होंगे। जैसे आप रिलायंस फ्रेश के अगर स्टोर्स देखें या रिलायंस फुटप्रिंट्स के देखें, कोई भी इस तरह के जो चेन स्टोर्स हैं, आप हर शहर में इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन यू विल फाइंड सेम एम्बियंस, सेम कलर स्कीम होगी, सेम पैनलिंग होगी, एवरीथिंग विल बी सेम। वेन एवर यू एंटर द स्टोर यू फाइंड देम just similar. Next factor is variety. When we talk about variety, तो आज के समय में कस्टमर बहुत चूजी है, उसे वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स आपको देने होंगे अपने रिटेल स्टोर में। जब तक आप वैरायटी नहीं देंगे और कस्टमर को चॉइस करने को नहीं मिलेगा, दे विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टू योर स्टोर। लेटेस्ट फैशन का, लेटेस्ट ट्रेंड का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए ताकि कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकें। देन कम स्टोर लेआउट। स्टोर लेआउट मीन्स रिटेलर ने अपने स्टोर में आर्टिकल्स को कैसे मैनेज किया हुआ है। इट मीन्स अरेंजिंग ऑफ गुड्स प्रॉपरली, कीपिंग द सेम गुड्स एट वन प्लेस, अपने स्टोर को नीट एंड टाइडी रखना विद क्लीन सराउंडिंग्स, प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ गुड्स को इंश्योर करना। एंड ये डिस्प्ले आप डिफरेंट विंडोज़ में कर सकते हैं, शेल्फ्स में कर सकते हैं, रैक्स में कर सकते हैं। एक जो स्टोर लेआउट है वो इस तरह का इम्प्रेशन हमारे कस्टमर के ऊपर छोड़ देता है कि कस्टमर आपकी आइटम ख़रीदने का जो डिसीजन है वो डिस्प्ले के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करता है कि मुझे ये आइटम्स ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी। इसके अलावा जो आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है अगर मटेरियल प्रॉपरली लेआउट हमारा सही है, माल सही से पड़ा है, क्योंकि वो कस्टमर को मांगने पर प्रोडक्ट बहुत ईजिली दे पाएंगे। Then comes demographic factors. अब demographic factors की बात की जाए तो आपके कस्टमर्स की कंजम्पशन हैबिट्स क्या हैं, वो कितना माल ख़रीदते हैं, क्या वो बहुत बल्क में मटेरियल बाय करते हैं या कम क्वांटिटीज़ में बाय करते हैं, वेदर दे बाय ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और नॉन ब्रांडेड आइटम्स। तो जैसी भी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे उनकी हैबिट्स हैं, कंजम्पशन हैबिट्स, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने पास माल रखेंगे। देन जिस पर्टिकुलर एरिया में आपका स्टोर लोकेटेड है वहाँ फैमिली स्ट्रक्चर, उस सोशल पर्टिकुलर सराउंडिंग में फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, ये भी अफेक्ट करेगा। मोरओवर इसके साथ साथ उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ आपका स्टोर है वहाँ नंबर ऑफ वर्किंग विमेन कितना है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द रिटेल बिजनेस, क्योंकि जो आपकी वर्किंग विमेन है वो ज़्यादा स्पेंड करेंगी हाउस होल्ड्स पे एंड इन कंपैरिजन टू हाउस वाइफ्स। नेक्स्ट हमारी आ जाते हैं इसमें फैक्टर्स में एड ऑन सर्विसेज। आप कितनी एडिशनल सर्विसेज उनको दे रहे हैं। एज समटाइम्स वी गिव इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज दे सकते हैं आप, आफ्टर सेल सर्विसेज दे सकते हैं, फ्री गिफ्ट रैपिंग कर सकते हैं, लॉयल्टी बोनसेस दिए जा सकते हैं, कोई डिस्काउंट कूपन्स दिए जा सकते हैं। तो आप क्या एड ऑन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी बहुत अफेक्ट करेगा हमारे रिटेल बिजनेस को। देन इज बिहेवियर विद कस्टमर्स। रिटेलर का अपने कस्टमर के साथ बिहेवियर कैसा है, ये भी हमारे सेल्स वॉल्यूम को बहुत अफेक्ट करने वाला है। अगर आप अपने कस्टमर के साथ बहुत कर्टियस हैं, आप उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं, तो आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। देन सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। एक पर्टिकुलर एरिया का सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट भी आपके रिटेल बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो जिस पर्टिकुलर सराउंडिंग में जैसे लोग वहाँ पे हैं, उनकी जैसी वैल्यू सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप डीलिंग्स करेंगे तो आप एक बेहतर स्टोर, सक्सेसफुल स्टोर चला सकते हैं। Thus all these factors must be considered properly for the success of retail business. अब बात करते हैं रिटेलिंग इन इंडिया की। इंडियन रिटेल मार्केट की अगर बात की जाए तो इट इज़ हाईली फ्रेगमेंटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। हाईली फ्रेगमेंटेड से हमारा मतलब है कि ये इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स और पार्ट्स। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ फैमिली ओन्ड रिटेल बिजनेसेस हैं, जिन्हें हम लोकल किराना शॉप्स या मॉम एंड पॉप शॉप्स भी कह सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ लोकल मंडीज़, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेल की जाते हैं, ये बड़ी पॉपुलर है इंडिया में। फिर भी ओवर द ईयर्स अभी अनऑर्गेनाइज रिटेल शॉप से ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर की तरफ एक अच्छा शिफ्ट भी है। जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ बढ़ता जा रहा है, कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन रिटेलिंग इज़ ऑल्सो गेनिंग ग्राउंड इन इंडिया। मोर अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो
increase in Indian retail can be attributed to e-commerce. E-commerce is expanded steadily in the country. कस्टमर्स की जो लोअर रेट्स के ऊपर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ती जा रही है. दिस ई कमर्स इज क्रिएटिंग बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन रिटेल इंडस्ट्री एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये जो ट्रेंड है आने वाले सालों तक कंटिन्यू रहेगा. अगर हम प्रोजेक्शंस की बात करें तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो हमारा ट्रेडिशनल रिटेल है वो 75%, ऑर्गेनाइज रिटेल शेयर 18% पे पहुंचेगा और ई कमर्स रिटेलिंग जो है दैट विल रीच 7% ऑफ द टोटल रिटेल मार्केट. अब हम बात कर सकते हैं रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन रिटेल मार्केट की. तो जो इंडिया में रिटेलिंग है इट इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इट्स इकोनॉमी एंड इट अकाउंट्स फॉर 10% of GDP. It is one of the fastest growing retail markets in the world with 1.2 million people. नए से नए रिटेल फॉर्मेट्स एंड कॉम्बिनेशंस एमर्ज हो रहे हैं. सो इट इज़ प्रोवाइडिंग अ वर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन यूथ. इंडियन यूथ को बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी एंड हैवी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से और लोकल जो किराना शॉप्स हैं उनका चार्म भी कम होता जा रहा है. तो रिटेल सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ फास्ट स्पीड ड्यू टू इंटरनेट एज, इंक्रीज्ड कंप्यूटर अवेयरनेस एंड श्रिंकिंग यूसेज चार्जेस. जो आपके इंटरनेट यूसेज चार्जेस हैं दे आर डिक्रीजिंग डे बाय डे. ऑल द कंपनीज आर प्रोवाइडिंग वेरी कंफर्टेबल रेट्स टू द कस्टमर्स कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएँ इंटरनेट का. तो इससे भी हमारी जो नॉन स्टोर रिटेलिंग है उसको अच्छी ग्रोथ मिल रही है. इसके अलावा बात की जाए तो स्पेशलिटी स्टोर्स लाइक रिलायंस डिजिटल, म्यूजिक वर्ल्ड, नोकिया वर्ल्ड, आपको बहुत सारे इस तरह के स्पेशलिटी स्टोर्स मिलते हैं जो ऑलमोस्ट इंडिया के हर मॉल में प्रेजेंट हैं. Then sales promotion channels are increasingly becoming professional and targeting different customers. जो रिटेलर्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रमोटिंग पे ही बेस नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा न्यू टेक्निक्स एंड पेमेंट थ्रू प्लास्टिक मनी हैव emerged एंड इज़ बीइंग वाइडली यूज्ड. आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बहुत सारे कार्ड्स को यूज़ करते हैं. और आज के समय में अगर रिटेल बिजनेस में सर्वाइव करना है तो उसके लिए भी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है. देन इज़ यूज़ ऑफ प्लास्टिक मनी, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स for buying different products. ये एक न्यू फिनोमिना है बट इट इज़ गेनिंग पॉपुलैरिटी डे बाय डे. तो इन नटशेल अगर हम ये कहने की कोशिश करें, कंक्लूड करने की कोशिश करें इस चैप्टर को, तो हम ये कह सकते हैं दैट द लॉन्ग टर्म आउटलुक फॉर द इंडस्ट्री इज़ पॉजिटिव. और ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का इनकम लेवल बढ़ रहा है डे बाय डे. फेवरेबल डेमोग्राफिक्स की वजह से ऐसा कहा जा सकता है. फॉरेन प्लेयर्स बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में and increasing urbanization. So we have a bright future for retail industry in India. So this was all about our first chapter of retail management. Hopefully आपको समझ में आया होगा. So I wish you good luck. Thank you.